फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, भारत में यूरोपियों का आगमन। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना के पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई था। उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का भारत में आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना से एक पूर्व यूरोपीय कंपनी कौन सा था? तो वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये 1498 ईस्वी में। सबसे लंबे समय तक यही रहा था। सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? पुर्तगाली रहा था। और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन से थे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। सब भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में जाने वाले यूरोपीय कंपनी भी कौन सा है? पुर्तगाली ही। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में लंबे समय तक रहने वाले कौन सी कंपनी था? यूरोपीय कंपनी था। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बोलेगा भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका यूरोप महादेश के कौन से दो देश निभाए थे? तो स्पेन और पुर्तगाली ने। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेओ डिआज 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप का खोज किया था। क्या किया था? आशा अंतरिक्ष द्वीप का खोज किया था। बोलेगा पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेओ डिआज ने 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप का खोज किया था। कैप ऑफ गुड का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेओ डिआज ने किया था। स्पेन यात्री कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। ये अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। और कोलंबस कौन सा यात्री था? तो स्पेन की यात्री था। और इन्होंने अमेरिका का खोज किया और वहाँ के लोगों को नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडिया कहा। वहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडिया कहकर पुकारा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल रहा। बोलेगा पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कब आए थे भारत? 1498 ईस्वी में। किसकी सहायता से? तो गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से समुद्री मार्ग का खोजने में सफल रहा। अर्थात यह कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डिगामा ने किया। भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। वास्को डिगामा सर्वप्रथम केरल के मालवार तट पर अर्थात भारत की पश्चिमी तट पर पहुंचा था। वो वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? केरल के मालवार तट पे अर्थात यह पश्चिमी तट पे पहुंचा था। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? पश्चिमी तट पे पहुंचा था। जब वहाँ पश्चिमी तट पे वो वास्को डिगामा पहुंचे तो वहाँ केरल के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। लेकिन इसके स्वागत में अरबी मूल व्यापारियों ने उनका क्या किया? विरोध किया। भारत में आने वाले द्वितीय पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाले द्वितीय पुर्तगाली अल्वारेज कैब्राल था। कौन था? अल्वारेज कैब्राल था। ये कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था और इन्होंने ब्राज़ील का खोज किया था। क्या किया था? ब्राज़ील का खोज किया था। बोलेगा पहले भारत आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डिगामा थे जो 1498 ईस्वी में आया था। दूसरे पुर्तगाली कौन थे जो भारत आए थे? तो वो कौन थे? अल्वारेज कैब्राल थे जो कि 1500 ईस्वी में आए थे और इन्होंने ब्राज़ील का खोज किया। 1498 ईस्वी में भारत से जब वो पुर्तगाल जा रहे थे वास्को डिगामा, तो भारत से कुछ मसाला खरीद के लेके गए थे और यहाँ से जो मसाला खरीद के ले गए थे वहाँ उन्होंने 60 गुना फ़ायदा हुआ। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ, जिसके कारण से उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम भारत के साथ क्या करेंगे? मसालों का व्यापार करेंगे। भारत के साथ मसालों का क्या करेंगे? व्यापार करेंगे।
पुर्तगाली पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को इन्होंने तो सोचा कि हम क्या करेंगे, भारत में जाकर व्यापार करेंगे मसालों का। तो 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा भारत आए। 1502 ईस्वी में क्या है, भारत फिर से वास्को डी गामा भारत आए। और 1503 ईस्वी में अपना एक फैक्ट्री खोले। कहाँ? कोची में खोले थे। कहाँ खोले थे? कोची में खोले थे। 1503 ईस्वी में एक फैक्ट्री अपने कोची केरल में खोले। और उसी को नियंत्रित करने के लिए अच्छे से चल ले, उसके लिए पुर्तगाली व्यापार को नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के रूप में पद लाया गया था, जो कि 1505 ईस्वी में लाया गया था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मोडा बना, जो कि 1509 ईस्वी तक रहा था। बोलेगा फ्रांसीसी द अल्मोडा का शासनकाल कब से रहा था? 1505 से 9 तक रहा था। 1505 से 9 तक रहा था। और ये फ्रांसीसी द अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया था। फ्रांसीसी द अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करने के लिए एक नीति चलाया था। उसे नील जल नीति कहा जाता है। उसे क्या कहता है? नील जल नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा करना चाहता था। फ्रांसीसी द अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नील जल नीति का योजना बनाया। और इससे क्या करता था, वो समुद्र पर कब्जा करना चाहता था, जिसके कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। बोलेगा समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? तो पुर्तगालियों को कहा जाता है। समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? पुर्तगालियों को कहा जाता है। लेकिन फिर 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ। 1508 ईस्वी में क्या हुआ था? चोल का युद्ध हुआ था, जिसमें कि उसका फ्रांसीसी द अल्मोडा हार गए और नया वायसराय के रूप में आए थे। अल्बुकर आया। नया वायसराय कौन आया? अल्बुकर आया। नील जल नीति को समाप्त कर दिया। अल्बुकर ने नील जल नीति को समाप्त कर दिया। और अल्बुकर का शासनकाल 1509 से लेके 1515 तक रहा था। कब रहा था? 1509 से लेके 1515 तक अल्बुकर का शासनकाल रहा। और इन्होंने नील जल नीति को क्या कर दिया? एकांतर में जाके समाप्त कर दिया। पुर्तगालियों का मुगल के साथ संबंध अकबर के समय में हुआ था। पुर्तगालियों का मुगल के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय में ही हुआ था, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेके 1605 तक था। अकबर का शासनकाल 1555 से लेके 1605 तक था। भारत और पुर्तगालियों ने काटेज व्यवस्था शुरू किया था। पुर्तगालियों ने क्या किया था? काटेज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और जिन्होंने काटेज नहीं खरीदा था, वो अगर वो व्यापार करना चाहता था तो उससे क्या होता था? उससे उसका जहाज ही, या मतलब जिससे वो व्यापार करता था, उसको लूट लिया जाता था। इसीलिए वो पुर्तगालियों का धीरे धीरे पतन होने का कारागार पे आ गया, क्योंकि वो लूटपाट में ज़्यादा ये करने लगा। तो मुगल बादशाह अकबर ने अरब सागर में व्यापार करना चाहता था। मुगल बादशाह अकबर ने अरब सागर में व्यापार करना चाहता था। इसके लिए वो क्या करे? काटेज खरीदा था। क्या कहता है? काटेज खरीदा था, जिसमें चोल का युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में, अभी बताए थे। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 से लेके 1515 तक अल्बुकर बन के आया। कौन बन के आया था? अल्बुकर बन के आया था। और अल्बुकर को भारत की पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर को क्या कहा जाता है? अल्बुकर को कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया था? छीन लिया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया था? छीन लिया था। अल्बुकर ने पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय महिलाओं के साथ क्या करें? विवाह करें। अल्बुकर ने क्या किया था? तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। अल्बुकर को राजा राम का पुरोगामी कहा जाता है। अल्बुकर को राजा राम का पुरोगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का क्या किया था? अंत कर दिया था। जहाँ भारत में पुर्तगालियों का शासन था, वहाँ पे सती प्रथा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था।
वहाँ पे साथी प्रथा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली पर क्या किया था, निवेश किया था, उपनिवेशन करने के था। जैसे कि उन्होंने एक 1632 ईस्वी में 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था। 1612 ईस्वी में क्या हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था, जो कि 1600 ईस्वी में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था, जो कि गुजरात के सूरत नामक स्थान पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें पुर्तगाली का क्या हो गया, हार हो गया, और वहीं से पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हो गया। वहीं से क्या हो गया, पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हो गया, जिसके कारण वहाँ पुर्तगालियों को दबाया गया और उन्होंने कुछ ही जगहों पे अपना व्यापार करना सीमित हो गया उनका। जैसे कि गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये समय क्या हो गया, उन्हें सीमित हो गया। जैसे कि 1632 ईस्वी इन्होंने बहुत लूटपाट करने शुरू कर दिया, जिसके कारण हुबली नदी से शाहजहां ने इसे खदेड़ कर भगाया था। क्या किया था, 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को खदेड़ कर भगाने का श्रेय शाहजहां को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लूटपाट करना शुरू कर दिया था। और ये पुर्तगालियों ने गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली पर क्या उपनिवेशीकरण किया था। पुर्तगालियों ने मध्य एशिया से बोलेगा पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, मक्का, तंबाकू लाया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों मध्य अमेरिका से जब आलू, मक्का और तंबाकू लाया था, उसके बाद ही भारत में इसकी खेती होना शुरू हो गया। क्या हो गया, इसकी खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। और पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस, जहाज कला का विकास भी किया था। क्या किया था, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस कला का भी क्या किया था, विकास किया भारत में। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। वास्को डी गामा भारत कितने बार आए थे, तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। एक तो 1498 ईस्वी में आए थे, और 1498 ईस्वी में गए थे तो क्या लेके गए थे, मसाला लेके गए थे, जो कि वहाँ पे 60 गुना फायदा हुआ था। तो और फिर 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में जब व्यापार करने के लिए आए थे, तो 1503 ईस्वी में क्या किया, कोची में अपना फैक्ट्री खोले। 1503 ईस्वी में क्या किया, तो कोची में अपना फैक्ट्री खोले। 1524 ईस्वी में फिर भारत आए थे। पुर्तगाली ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हरमुज में अपनी अड्डा बनाया, यानी चौकियाँ बनाए। क्या बनाए, चौकियाँ बनाए, जिससे कि चौकियाँ अस्थाई जिससे कि अपनी वो निगरानी कर सके, देख रेख कर सके। इसके लिए अपनी बोलेगा पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ अपना चौकिया बनाया था, तो हिंद महासागर में, फारस की खाड़ी और हरमुज में अपनी क्या बनाया था, चौकिया बनाया था। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुबली नदी पर खदेड़ने का श्रेय शाहजहां को जाता है। अभी ही बताए थे 1632 ईस्वी में हुबली नदी से खदेड़ने का श्रेय किसे जाता है, तो ये शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत बनी रही थी। आज़ादी के बाद भी क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही थी। 1661 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से क्या किया गया, मुक्त किया गया। यहाँ से ही गोवा का क्या हो गया, ये पुर्तगालियों का पूरी तरह से पतन हो गया। ऑपरेशन विजय 1661 ईस्वी में चलाए थे, जो कि गोवा को हम लोग पुर्तगालियों से क्या किया, आज़ाद किए। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली को उस टाइम 1961 ईस्वी में, जिस टाइम गोवा को हम लोग 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय चलाकर हम लोग ने गोवा को मुक्त किया था, उस टाइम गोवा में पुर्तगाली का गवर्नर एंटोनियो सिल्वा था। कौन था, एंटोनियो सिल्वा था। गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी के द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन अभी दादरा नगर हवेली, दमन दीव को, यह भी केंद्र शासित प्रदेश में ही रहा। गोवा वर्तमान में सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादगो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। बोलेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अन्य नाम क्या है, एस्तादगो द इंडिया। इसके बाद एक और महान शासक आए थे। तीसरा नीनो डी कुनाह आए थे। कौन आया था, नीनो डी कुनाह, जो इनकी शासनकाल 1529 से लेकर 38 तक रहा था। नीनो डी कुनाह का शासनकाल 1529 से 38 तक रहा था। नीनो डी कुनाह ने अपनी
पुर्तगालियों की राजधानी कोची से गोवा को स्थानांतरित कर दिया। पहले इसकी राजधानी कहाँ था? कोची था। कोची से क्या कर दिया? गोवा अपनी राजधानी बना दिया। और इन्होंने उसी समकालीन के दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह के मिलने के दौरान उनकी हत्या कर दिया। उनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसने किया? नीनो डी कुनाह ने किया। और वहाँ से वेशन और द्वीप को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और वो कब्जा करके पुर्तगालियों में क्या कर दिया? मिला लिया। पुर्तगालियों में क्या कर लिया? मिला लिया। और नीनो डी कुनाह ने हुबली में पुर्तगाली बस्ती को क्या किया था? बसाया था। ये मतलब इससे यह साबित होता है कि नीनो डी कुनाह ने पुर्तगालियों को आगे विकसित करने की कोशिश कर रहा था, फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। जो नीदरलैंड या हॉलैंड में रहने वाले निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में आने वाले प्रथम मतलब इंडिया में आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? तो कार्नेलियन हॉटमैन था। और वो कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 1596 ईस्वी में भारत आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी को वेरिंग द ओस्ते इंडियंस कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जब वो स्थापना इसकी हुआ था तो वो बोलेगा डच को, और किस नाम से जानते हैं? तो वेरिंग द ओस्तो इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच ने अपना कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। डच ने अपना कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। आगे चलकर आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ? आंध्र प्रदेश के आगे चलकर इन्होंने अपनी कहाँ बना दिया था? नागपट्टनम, अपना मुख्यालय नागपट्टनम में बना दिया था। और डच जो था वो ज़्यादा पूरब में व्यापार किया ज़्यादा। और भारत से ज़्यादा वो इंडोनेशिया के साथ मसाले के साथ क्या किया? व्यापार किया। क्योंकि पश्चिम की तरफ तो कौन कर रहा था? पुर्तगाली व्यापार कर रहा था। क्योंकि और ये भारत की तुलना में क्या है? इंडोनेशिया के साथ ज़्यादा रुचि रखा मसाले का। और डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापार कारखाना खोला था। कहाँ खोला था? पूर्वी तट पर अपना कारखाना खोला था। डचों ने सूती वस्त्र का निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों का जाता है। डच ने क्या किया था? सूती वस्त्रों का क्या किया था? निर्यात किया था। सूती वस्त्रों का निर्यात करना किसे से? डचों ने किया था। और ये डचों का पतन कब हो गया था? तो डच का पतन बेदरा का युद्ध से हुआ था। डच का पतन बेदरा का युद्ध से हुआ था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम आगमन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसमें जितने भी कंपनियां छोटे छोटे थे उन्होंने क्या किया? दबाने की कोशिश किया और अपने को क्या कर लिया? कब्जा सबको दबा दिया धीरे धीरे और अपने विकसित करने लगा। क्योंकि इनका विकसित करने का काम इसलिए था क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज था वो प्राइवेट, और इसमें 217 लोगों ने क्या किया था? भाग लिया हुआ था। और उनकी तो डचों का पतन बेदरा का युद्ध से हुआ था। बोलेगा डचों का पतन किससे हुआ था? तो डचों का पतन बेदरा का युद्ध से हो गया, जिसमें बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच हुआ था, जिसमें कि डच का हार हो गया था। जिसमें डच का क्या हो गया? हार हो गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 1600 ईस्वी में हुआ था तो उस टाइम मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था। उस टाइम मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। और इस कंपनी की स्थापना को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेंडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडियन के नाम से जाना था। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। और ये कौन सी वंश की थी? तो ट्यूडरो वंश की थी। ट्यूडरो वंश की थी। किसका था? ट्यूडरो वंश की थी ये, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों तक व्यापार करने का क्या कहते एक अधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ थी, उन्होंने 15 वर्ष तक 15 वर्ष तक व्यापार करने का क्या कहते एक अधिकार प्रदान किया था। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यापार करने के लिए क्या कर दिया? एक अधिकार प्रदान कर दिया, एक निश्चित काल तक। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ थी, उस टाइम मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जा रही है। उस टाइम लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापार करना शुरू जहांगीर के समय में किया था। स्थापना हो गया था अकबर के समय में ही, लेकिन व्यापार करना किसके शुरू में किया? जहांगीर के समय में किया। व्यापार जहांगीर के समय में किया। मुगल वंश के अकबर हुआ करते थे उस टाइम। कंपनी की स्थापना के समय मुगल वंश कौन था? अकबर हुआ करते थे। लेकिन जहांगीर के समय में उन्होंने क्या किया? व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष औरंगजेब के टाइम में हुआ था। बोलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष कब हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस कंपनी को दिया गया था? तो लिवेंट कंपनी को था। वो 1592 से 93 ईस्वी में था, जो कि वो स्थल मार्ग से था, ना कि वो जल मार्ग से था। किससे था? 1592 से 93 ईस्वी में था, स्थल मार्ग से था। यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहा। सबसे कौन रहा? यूरोपीय कंपनी में जितने भी यूरोपीय कंपनी था उसमें सबसे सफल कंपनी कौन रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी था। क्योंकि ये कैसा कंपनी था? प्राइवेट कंपनी था। और इसमें कुल 217 लोगों ने क्या किया लिया? भाग लिया था। और इस कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ बने थे। कौन बने थे? टॉमस स्मिथ बने थे। और भारत आने वाले पहले अंग्रेज, जैसे कि भारत आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा थे। वैसे ही भारत आने वाले पहले डच यात्री कौन थे? तो कार्नेलियन हॉटमैन थे। वैसे ही भारत में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? तो रॉल्फ फिंच थे। जेम्स और इंग्लैंड में यहाँ पे 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी केरल में एक अपना क्या खोला था? फैक्ट्री खोला था, जो कि मुगलों के द्वारा मान्य नहीं था। मुगलों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। वो क्या हो गया था? रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के साम्राज्य, जो ब्रिटिश साम्राज्य थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम ने राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के आगरा वाला दरबार में पहुंचे थे। जहांगीर के कब आगरा वाले दरबार में पहुंचे थे? कब पहुंचे थे? 1609 ईस्वी में आगरा वाले दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से मुगलों का राजकीय भाषा था फारसी। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। तो कैप्टन हॉकिंस ने मुगलों को राजकीय भाषा में अपनी बात उससे किया, लेकिन वो व्यापारिक छूट के लिए आया था। लेकिन उन्होंने जहांगीर व्यापारिक छूट ना देकर उन्हें क्या किया? व्यापारिक छूट नहीं दिया। उन्होंने फारसी में बात किया, इसके लिए उन्हें इंग्लिश की उपाधि दी और 400 सुमत दिया था। क्या दिया था? 400।
उसके बाद इन्हें इंग्लिश की उपाधि दिया। खुश होकर क्या किया था, और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया और 400 मानस दिया था। लेकिन व्यापारिक छूट नहीं दिया। लेकिन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री खोला। कहाँ खोला? सूरत में खोला, जो कि मुगलों का प्रमुख केंद्र सूरत था। बोलेगा मुगल का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सूरत था। वहीं अपनी एक फैक्ट्री खोला अंग्रेजों ने। कहाँ खोला? सूरत में खोला। और सूरत में 1611 ईस्वी में खोला, तो उसको ने मुगलों के द्वारा मान्यता प्राप्त मिला, जो कि ये दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में खोला था ये मुगलों के द्वारा। वहाँ की कर्नाटक कर्नाटक के जो शासक था वो बहुत क्या था, कमज़ोर पड़ गया था। इसके कारण इन्हें क्या देना पड़ा, इनको स्वीकार करना पड़ा। तो 1611 ईस्वी, उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रॉ ने जहांगीर के अजमेर वाले दरबार में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? जहांगीर के अजमेर वाले दरबार में पहुंचा था, जिससे कि वो अपना व्यापारिक छूट प्राप्त करने में क्या रहा, सफल रहा। व्यापारिक छूट प्रदान किया। स्वली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था, और ये 29 नवंबर या 30 नवंबर को 1612 ईस्वी में सूरत के गुजरात नामक स्थान पे हुआ था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, जिससे कि इसका पुर्तगालियों का क्या हो गया था, हार हो गया था। मुगलों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सूरत था। सूरत था। मुंबई उन्होंने अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास और बंगाल में अपना क्या किया था, नीचे से पहले स्टेप बाय स्टेप को अपना क्या किया था, जीता था। उसके दिल्ली जाते जाते ये बहुत दिल्ली को देर लगा दिया था। दिल्ली जाते जाते 1803 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। मुंबई किस द्वीप पे है? तो बोलेगा सालसेट द्वीप पे। मुंबई किस द्वीप पे? सालसेट द्वीप पे, और सबसे घना आबादी वाला द्वीप है। सबसे क्या घना आबादी वाला द्वीप। मुंबई शहर को किसने बसाया? तो ये गैराड अंग्यार ने किया था। किसने किया? इसकी स्थापना किसने किया था? गैराड अंग्यार ने किया था। और 1661 ईस्वी में जब 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में मुंबई पहले पुर्तगालियों के अधीन था। मुंबई किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, जिसमें से कि मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया। क्या कह दिया? दहेज के रूप में मुंबई को दिया गया। तो ये जो चार्ल्स द्वितीय था वो सोचा कि हम अब इसको क्या करेंगे। इन्होंने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश को सौंप दिया। किसको दिया? ब्रिटिश को सौंप दिया। और 1600 कलकत्ता के बंगाल का सूबेदार अजीम उत्साह था। कौन था? अजीम उत्सान था। इन्होंने 1690 ईस्वी में 1200 रुपये की वार्षिक किराए पर 3 गांव खरीदा था, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर। और इन्होंने इनको अंग्रेजों को दिया। किसको दिया? अंग्रेजों को दिया था। 1200 रुपये किराए पर 1690 ईस्वी में कलकत्ता के सूबेदार अजीम उत्साह ने सुल्तानाती, कालाकाटी और गोविंदपुर को अंग्रेजों को किराए पे दिया था। जबकि जॉर्ज चार नामक अंग्रेज तो था, ये तीनों गांवों को मिलकर कलकत्ता नामक शहर बसाया था। क्या? कलकत्ता नामक शहर स्थापित किया। और जो कि यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बन गया। यह शहर जो कलकत्ता शहर था वो कलकत्ता शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बन गया। ब्रिटिश काल में 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी। कहाँ? कलकत्ता बनी। बोलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काल में 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। कहाँ? कलकत्ता हुआ करता था। 1911 ईस्वी में जब तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तो उसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली किया जाए। भारत की राजधानी कहाँ किया जाए? दिल्ली किया जाए। कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी अब दिल्ली बनाया जाए। यह घोषणा
यह घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। जी उस 1912 से लेकर अभी तक भारत की राजधानी दिल्ली ही है। 1911 से लेकर भारत अभी तक भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1903 में हुआ था और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में हुआ था। 18वीं शताब्दी में बंगाल इतना विकसित कर गया था कि उससे भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल में। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था कि बंगाल बहुत विकसित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल बहुत विकसित हो चुका था, इसीलिए भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और अंग्रेज ने क्या किया था? बंगाल को लूटना शुरू कर दिया था। मद्रास जहाँ है वहाँ अभी उसे चेन्नई के नाम से जाना था। मद्रास को भी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और इस शहर की संस्थापक फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या कहते? इन्होंने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में क्या किए थे? किराए पे लिए थे। 1639 ईस्वी में किराया पर लिया और फिर व्यापार करना शुरू किया। क्या शुरू किया? अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया था उसे फॉर सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जो मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फॉर सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से जाता है? फॉर सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है यानी कहा जाता है। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों ने 1632 में गोलोककुंड के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान की जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेज को दक्षिण भारत में व्यापार करने को छूट प्रदान किया गया था। बोलेगा अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापार करने का छूट किसके तहत मिला था? सुनहरा फरमान के द्वारा। कब? 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान ने किसने? गोलकुंडा के सुल्तान कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह था। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह था। 1900 मुगल बादशाह फ़रुखसियर 1717 ईस्वी में व्यापारिक स्तर पर अंग्रेजों को छूट प्रदान किया, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ़रुखसियर सबसे ज़्यादा छूट दिया था अंग्रेजों को। सबसे ज़्यादा छूट कौन दिया? फ़रुखसियर दिया था। कब? 1717 ईस्वी में। और इस छूट को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। जो मैग्ना कार्टा है, ये मैग्ना कार्टा क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। इसका उपयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। बोलेगा फ्रांसीसी। मैग्ना कार्टा एक क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड यानी ब्रिटिश में। जॉर्ज सुमरन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने के नेतृत्व में एक अंग्रेज शिष्टमंडल आया था। कौन आया था? शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने के लिए मुगल बादशाह फ़रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। बोलेगा जॉन सुमरन नामक ब्रिटिश के दरबार में एक शिष्टमंडल कौन आया था? तो फ़रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला था और इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं था। अंग्रेज ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। कब खोला था? तो 1608 ईस्वी में खोला था और ये मान्यता से इनकार किया गया था। फिर दूसरा 1611 ईस्वी में जब खोला था तो 1611 ईस्वी में कहाँ खोला था? तो ये आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टम में खोला था। कहाँ खोला था? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टम में खोला था। हाँ, अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला और यह जिसे कर्नाटक सरकार ने शीघ्रता ही मान्यता प्रदान कर दिया। जिससे कर्नाटक सरकार ने क्या किया था? शीघ्रता ही मान्यता प्राप्त कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित फैक्ट्री था। अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री कौन सा था? तो मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में था। यह अंग्रेज ने भारत की पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1632 ईस्वी में पूर्वी तट के कौन सा? बालासोर में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पे कहाँ? अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना कारखाना खोला था।
अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुबली में खोला था। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना बंगाल में कब खोला था? तो 1651 ईस्वी में हुबली पे खोला था। 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापार कोठी खोलने का प्रयास किया था। 1620 ईस्वी में बिहार के पटना में आलमगंज में व्यापार कोठी खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोला था। अंग्रेज ने पटना में व्यापारिक कोठी किसके समय खोला था? 1620 ईस्वी में। तो ये शाहजहां के समय खोला था। किसके समय? शाहजहां के समय खोला। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की यह सरकारी कंपनी था। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था, यह सरकारी कंपनी था। क्या था? ये सरकारी कंपनी था। इस कंपनी को पूर्णतः सरकार का नियंत्रण था। जो फ्रांसीसी कंपनी था, ये सरकारी कंपनी था और इस पे नियंत्रण पूरी तरह से किसका था? सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां, जो फ्रांस के सम्राट थे वो कौन था? लुई 16वां के समय उसके मंत्री कोवल्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। बोलेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में हुआ। किसके सहयोग से हुआ था? तो उसके मंत्री जो था कोवल्टर के सहयोग से हुआ। और ये वहाँ के फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 16वां थे। और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? तो ये सरकारी कंपनी था और ये उस पर पूरी तरह से नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण था। सरकार इस पर निरीक्षण कर रही थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में खोला। बोलेगा फ्रांसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। अपनी कारखाना कब खोला था? 1668 ईस्वी में खोला था। 1669 ईस्वी में दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। अब पहला कारखाना सूरत में खोला था। फ्रांसीसी ने पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। कब खोला था? 1668 ईस्वी में खोला था। दूसरा कारखाना कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला था और 1669 ईस्वी में खोला था। फ्रांसीसी का अपना मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर कहाँ था? तो पुडुचेरी को बनाया था। फ्रांसीसी ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? पुडुचेरी को बनाया था। इस शहर का नींव फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था। इस शहर का नींव किसने रखा था? फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था। बोलेगा पुडुचेरी का नींव किसने रखा था? फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी का गवर्नर डुप्ले को भारत सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। बोलेगा फ्रांसीसी का गवर्नर कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसी का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। और इन्हें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। बोलेगा भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को कहा जाता है। और फ्रांसीसी का गवर्नर था। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। क्या था? हस्तक्षेप शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में कर्नाटक का युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ था? कर्नाटक। बोलेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? युद्ध हुआ। उसमें युद्ध में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला था। 1746 से 48 ईस्वी तक के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में क्या हुआ? प्रभावित हुए थे। इस युद्ध में क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी प्रभावित हुए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति को एलासा पल की संधि कहा जाता है। बोलेगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? एलासा पंथ की संधि एलासा पल की संधि से समाप्त हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एलासा पल की संधि से समाप्त हुआ। और इसमें कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी प्रभावित हुआ था। और बोलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक चला था। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ? समाप्ति हुआ था। अंग्रेज गवर्नर
ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करने के लिए कर लिया। यह घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। बोलेगा कर्नाटक का प्रथम तत्कालीन युद्ध क्या था, तो अंग्रेज का जो गवर्नर था वो बर्नौट जहाज को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बर्नौट जहाज को क्या कर लिया, फ्रांसीसी का जहाज जो बर्नौट था उसे क्या कर लिया, वो कब्जा कर लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बोलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट थॉम के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के नाम से जाना जाता है। बोलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट थॉम के युद्ध से सेंट थॉम के नाम से जाना जाता है, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें कौन से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी प्रभावित हुए थे, और ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, एरासापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और इस बोलेगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या हुआ था, तो इन्होंने बर्नौट जहाज को कर लिया था, कब्जा कर लिया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 के बीच में होने वाला युद्ध है। इस युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी युद्ध से रहा। इसमें क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी। इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में पोंडुचेरी की संधि से हुआ था। बोलेगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुआ था, तब किससे हुआ, तो पोंडिचेरी की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी को अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहता है, अंबूर का युद्ध कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो 1756 से लेकर 63 के बीच में हुआ था। इसमें यह यूरोपीय महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। क्या था, तृतीय कर्नाटक युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध से क्या था, प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 63 के बीच में हुआ था। कब तक हुआ था, 1756 से लेकर 63 के बीच में हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुआ था। बोलेगा सप्तवर्षीय का समाप्ति किसके हुआ, पेरिस की संधि के तहत हुआ था, 1763 ईस्वी में हुआ था। ये पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था। पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या हुआ, समाप्ति हुआ था। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 ईस्वी का हुआ था। वाड़ीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काउंट लाली ने कर रहा था। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, पतन हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें कि आप लोग को पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दूँ।